Hello everyone, good evening to all of you. I Rupali Singh welcome you all in my platform Current Affairs by Rupali ma'am. Alright, and my aim is to provide you pure knowledge, nothing else. So let's discuss our today's daily current affairs news. As I have promised all of you that I'll try to be regular and I'll try to be uh, to provide you daily current affairs. So again, I am here with all of you. Alright, so before moving, I request all of you to please like the session, share it with your friends to the maximum, and please सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। सो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, जिसमें हमें देखने हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टॉप हाइलाइट्स को, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको डेली 5 टॉप हाइलाइट्स दिखाऊंगी, जो कि आपको बगैर कुछ सोचे समझे याद करना ही करना है। ऑलराइट, so first important news is Justice Ramalingam Sudhakar appointed as NCLT president. If we talk about NCLT, what is it? It means National Company Law Tribunal. Alright, what is its full form? Its full form is National Company लॉ ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? ये बनाए गए हैं जस्टिस रामालिंगम सुधाकर। और इट दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च्ड भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल। तो अभी आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्कीम लॉन्च की है, और इस स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है भाषा संगम इनिशिएटिव फॉर स्कूल, और जो कि हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडिया एम्स फॉर net zero emissions by 2070, Modi tells in COP26. So you all know that COP26 is related to your climate change, and COP26 is recently being held at which place? It is being organized in ग्लासगो इन यूनाइटेड किंगडम। एंड यहाँ पे अभी मोदी जी का ने अनाउंसमेंट की है कि जो हमारा टारगेट है कार्बन एमिशंस को जीरो करने का, वो कौन से ईयर तक क्या रहने वाला है? ये रहेगा 2070 तक। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट highlight is G20 summit adopts Rome Declaration. So once again, you all know that recently your G20 summit is also being held at which place? So your G20 summit was held at this year in 2021. It was being organized in Rome, Italy. Alright, where it was, what was the venue? It was your Rome, Italy. यहाँ पे अभी आपकी G20 summit हुई है एंड इन्होंने रोम डिक्लेरेशन को अपनाया है, तो उसके बारे में भी आज हमें पढ़ना है एंड देखना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट इज चाइना विल टेक 1/3 ऑफ कार्बन स्पेस बाय 2030 एंड इंडिया विल टेक इट्स ओनली 7%। ऑलराइट, तो जो कार्बन स्पेस है वो 2030 तक 1/3 कौन करने वाला है? 1/3 कौन लेगा? ये अप्रोक्सीमेटली कार्बन एमिशन जो करेगा वो चाइना अप्रोक्सीमेटली 1/3 एमिशन करेगा, एंड इंडिया का जो परसेंटेज है दैट इज ओनली 7%. So these are the important highlights of today's session, and now we will come back to our daily current affairs news in detail. So we all are very much fond of internet. सभी को आजकल इंटरनेट का यूज करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है और सभी को बहुत पसंद भी है। दिन भर इंटरनेट पे लगे रहते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज वेयर डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है 29 अक्टूबर को। सो इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29 अक्टूबर। वाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? हम इस दिन को क्यों मनाते हैं? द डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ द first message that was sent between two computers on 29 October 1969 through ARPANET, the predecessor of the internet. Alright, so क्या हुआ था? 29 अक्टूबर आज के दिन ही 1969 में पहला मैसेज जो है वो सेंड किया गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। किसकी हेल्प से? ARPANET की हेल्प से, जो कि इंटरनेट का बड़ा भाई कहलाता है, या फिर इंटरनेट के पहले जो हम यूज करते थे वो क्या करते थे? ARPANET यूज करते थे। कभी कभी आपके एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर सेक्शन है किसी एग्जाम में जीएस के पोर्शन में, तो आपको ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और इट्स ARPANET की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस्ड
research projects agency network. This is the full form of ARPANET. This can be asked in your examination. Sometimes जैसे कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के बात करते हो तो यहाँ पे आपके 10 to 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं, तो यहाँ पे आपको कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, which was the predecessor of the internet. And if we talk about that till now, that means as of January 2021, there are 4.66 billion active internet users worldwide, which is 59.5% of the global population. That means कि approximately आपके 50% से भी ज़्यादा, या approximately कह सकते हैं कि 60% population all over the world जो है वो इंटरनेट से अवेयर है और इंटरनेट यूज कर रही है। Alright. So again, we will come back to our next important news. Next important news is recently your pneumonia vaccine, that is known as your pneumococcal vaccine, is being launched. So center government launched pneumococcal conjugate vaccine, which is also known as PCV in short, on pan-India basis. So our Union Minister for Health and Family Welfare, Mansukh Mandavia, on 29th October 2021 launched the pneumococcal conjugate vaccine across the country. तो अभी आपकी हाल ही में एक वैक्सीन लॉन्च की गई है फॉर न्यूमोनिया, जिसका नाम क्या है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसे कि हम शॉर्ट में PCV के नाम से भी जानते हैं। एंड इट वाज लॉन्च्ड अंडर दी Universal Immunization Program as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and it is for the first time in the country that PCV would be available for universal use. Alright, so अब इसमें important क्या क्या है? इसमें important ये है कि ये जो आपकी PCV वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, ये आपका पार्ट होने वाला है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, जो कि इन टर्न जो है वो पार्ट है आजादी के अमृत महोत्सव का। सभी को पता है कि वर्ष 2022 में हम इंडिया जो है वो 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के कंप्लीट कर लेगा, एंड इसी को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसी के लिए हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to celebrate and commemorate 75 years of independence of progressive India, alright, which is used to be held in 2022. तो 2022 में 75 years कंप्लीट होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने वाले हैं, एंड इसको लॉन्च किया था, इसको इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द आज़ादी का अमृत महोत्सव by flagging of Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad on 12th of March 2021. Alright, so this year आपके इस साल 12th of March 2021 से डांडी मार्च निकाला गया था, ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद से, और तभी से आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। So this is the again important news for your examination. Moving towards our next important news, India and Israel to form a task force to increase the defense cooperation. So India and Israel ने अभी इंडिया और इजराइल ने क्या किया है? डिफेंस कॉपरेशन में जो है वो साथ निभाने के लिए वादा किया है एक दूसरे से। सो अभी देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। सो द जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG of India and Israel has agreed to form a task force to formulate a comprehensive 10-year roadmap to identify new areas of defense cooperation. So कितने ईयर का ये आपका रोड मैप बनने वाला है? ये बनने वाला है 10 ईयर्स के लिए। ऑलराइट, एंड इंडिया एंड इजराइल डिफेंस कॉपरेशन के नए एरियाज में काम करेंगे। एंड दिस वुड बी योर 15th मीटिंग ऑफ द JWG विच टुक प्लेस इन तेल अवीव इजराइल रिसेंटली। सो ये मीटिंग आपकी कहाँ पे हुई है? तेल अवीव इजराइल में हुई है। इट वॉज को चेयर्ड बाय इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल्स डिफेंस मिनिस्ट्री आमिर एशल। ऑलराइट, एंड ये मीटिंग आपकी दो लोगों के द्वारा अटेंड की गई है, अजय कुमार जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के, एंड आपके आमिर एशल जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री के। ऑलराइट, इसके अलावा जो इजराइल से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल हो जाती है जेरूसलेम। अगर हम बात करते हैं कि इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी हो जाती है न्यू शेकेल। इसके अलावा हाल ही में, ऑलराइट, दिस इज योर कैपिटल
एंड दिस इज योर करेंसी। एंड इसके अलावा अभी हाल ही में इसके नए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट भी बने हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आपके इजराइल के न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ऑलराइट, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करती हूं तो नफ्ताली बेनेट, क्लियर, नफ्ताली बेनेट ये आपके नए प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। एंड अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट है आपके आइजैक हर्जोग, आइजैक हर्जोग। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, इनको आप याद रखिएगा। क्लियर? Moving towards our next slide, and what is it? Next important news is India's first and unique manned ocean mission Samudrayan is launched. Alright, so India का आपका पहला और इकलौता ओशियन मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? समुद्रयान। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान एट चेन्नई। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखते चलने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आपके यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आपका ओशियन मिशन का नाम क्या है? तो इसका आपका नाम हो जाता है समुद्रयान प्रोजेक्ट। क्लियर है? नाम क्या हो जाता है? समुद्रयान प्रोजेक्ट। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई पे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया जॉइंस नेशंस such as the USA, Russia, Japan, France and China to have such underwater vehicles. Apart from this, it will help in carrying out deep ocean exploration at the non-living resources located at a depth between 1000 and 5500 मीटर्स। ऑलराइट, सो समुद्रयान जो है वो किस लिए लॉन्च किया गया है? बेसिकली ये आपकी जो डीप ओशन एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है जो कि आपके 1000 से लेकर के 5500 मीटर की डेप्थ पे लोकेटेड होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए ये आपका समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है। इससे आपको देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट दैट इज समुद्र सेतु। राइट, एंड इसमें भी आपके दो पार्ट्स थे, एक आपका वर्जन था समुद्र सेतु फर्स्ट एंड समुद्र सेतु सेकंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समुद्र सेतु फर्स्ट एंड समुद्र सेतु सेकंड? अगर हम बात करते हैं समुद्र सेतु फर्स्ट की, तो ये आपका लॉन्च हुआ था 5 मई 2020 के लिए। एंड इसका जो मिशन था, इट वाज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट to repatriate Indian citizens from overseas during the COVID-19 pandemic, and it has culminated after successfully bringing Indian citizens back to their homeland by sea. Alright, so basically it was aimed कि आपकी 2020 में जब पैंडमिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, तो बाहर के देशों में जो भी हमारे जो नागरिक थे, जो भी सिटीजन्स थे, वो फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए आपका समुद्र सेतु फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था। समुद्र सेतु सेकंड मिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लॉन्च किया गया 3 मई 2021 को। एंड इसका एम क्या था? इसका ये जो आपका इंडियन नेवी के द्वारा शुरू किया गया था, एंड द इंडियन नेवी कमेंस्ड दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड to bring oxygen-filled cryogenic containers to India from abroad nations. Alright, so basically जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे उनको लाने के लिए आपका समुद्र सेतु सेकेंड जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, एंड जो आपका समुद्रयान प्रोजेक्ट है ये आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन है। क्लियर? सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन ऑल दीज। Alright, so moving towards our next point. Next point is Mukhtar Abbas Naqvi inaugurates 30th edition of हुनर हाट। तो अभी हाल ही में आपका जो है वो हुनर हाट हुआ है। व्हाट इज हुनर हाट? इट इज बेसिकली अ क्राफ्ट फेयर। ऑलराइट, एंड ये जो आपका हुनर हाट होता है इसका 30th एडिशन अभी इनॉग्रेट किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। सो 30th एडिशन ऑफ हुनर हाट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स Mukhtar Abbas Naqvi and Chief Minister of Uttarakhand Shri Pushkar Singh Dhami at Dehradun on 29th October 2021. So ये आपका कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? और 30th एडिशन इनॉग्रेट किया गया है, और कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है आपका देहरादून में। क्लियर? And if we talk about Hunar Haat, it is a unique platform that brings the artisans of the entire nation under one
रूफ, ये आपका क्राफ्ट्स मेला होता है एक तरह से, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे जितने भी आपके आर्टिशंस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने कठपुतली बनाई हुई है, ठीक है, किसी ने कुछ और क्राफ्ट के सामान बनाए हैं, कुछ डेली यूज के सामान बनाए हैं, तो वो अपने हैंडमेड चीजों को यहाँ पे आकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। क्लियर? And after Dehradun, it will be organized at Brajraj Mahotsav Vrindavan from 10th of November, and after that in Lucknow 12th to 21st of November. So again, it will become very important for your examination. Alright, moving towards our next important news. It is very, very important. Alright, so China will take 1/3 of carbon space by 2030 and India 7%. So let's discuss this news in detail. So China will take away almost 1/3 of the remaining global carbon space between 2020 and 2030, and India just 7%. This was revealed in a new analysis by the Center for Science and Environment based on the trajectory of climate change causing emissions from across the world. And China, with countries including Europe, would occupy 70% of the world's carbon space. Alright, तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो कार्बन स्पेस है 2020 से लेके 2030 तक कितना जो है कार्बन स्पेस लेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 कार्बन स्पेस ले सकता है। ठीक है, ये आपका डेटा किसने रिवील किया है? CSE ने, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। चाइना यूरोप को इंक्लूड करके टोटल कितना परसेंटेज कार्बन स्पेस का बनाता है? ये बनाता है 70%, एंड इंडिया केवल 7% जो है इसमें स्पेस में आपका बनाता है। क्लियर? एंड इफ यू टॉक अबाउट, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट प्लान क्या है फॉर 2030? कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं, जैसे कि इट विल प्रोपेगेट हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन एंड मॉडरेशन. Next, it will reduce emissions intensity of countries' GDP by 33 to 35% by 2030 from 2005 level. Apart from this, it will achieve 40% power generation from renewable solar, wind, biomass, hydro and nuclear. It will create additional carbon sink of 2.3 to 3 billion tons of carbon dioxide by adding to forest and tree cover. Apart from this, better adapt to climate change by enhancing investment in developing programs in sectors vulnerable to climate change, particularly agriculture, water resources, Himalaya region, coastal regions, health and disaster मैनेजमेंट। और ये आपके कुछ प्रोमिसेस हैं जो कि किए गए हैं, जैसे कि हेल्दी और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को अपनाना, इसके अलावा एमिशंस को 33 to 35% कम करना बाय द ईयर 2030। इसके अलावा हमें जो है ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेस को जनरेट करना है, ठीक है, जो कि 40% पावर जनरेशन को अचीव कर सकता है। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से हो जाएंगे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सभी आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं जिनको कि हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, वी विल क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by adding to forest and tree cover. एंड इट इज बेटर टू अडेप्ट क्लाइमेट चेंजेस को अपनाएंगे, जहां जहां पे आपके सेक्टर्स जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, उन चीजों में यहाँ पे इन्हांसमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा what government would do to achieve its target, we are talking about इंडियाज पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या चीजें की जा रही हैं फॉर क्लाइमेट चेंज एंड फॉर बाय 2030. So it will introduce new, more efficient and cleaner technologies in thermal power generation. It will reducing emissions from waste, reduce emissions from transportation sector, developing climate resilient infrastructure, promote energy efficiency in the economy, notably in industry, transportation, buildings and appliances. Full implementation of Green India Mission and other programs, and build capacities, create domestic framework and international architecture for quick diffusion of cutting-edge climate technology in India, and for joint collaborative research and development for such future generations. Clear? तो ये तो आपके important facts थे जो कि गवर्नमेंट करने वाली है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम अदर इकोनॉमीज के बारे में बात करें, तो अदर इकोनॉमीज में आपके टारगेट्स क्या क्या हैं? यूरोपियन यूनियन ने एमिशंस को कट डाउन करने के लिए बात कही है 40%, और इनका टारगेट ईयर क्या है? 2030। इसके अलावा यूएसए, इट विल रिड्यूस एमिशंस बाय 26 to 28% बिलो इट्स 2005 लेवल्स बाय 2025।
China will achieve peak emissions by 2030, emissions to decline thereafter, and cut carbon intensity emissions per unit of GDP by 60 to 65% from 2005 levels by 2030. सभी टारगेट्स जो है वो 2025 और 2030 तक है। तो यहाँ पे आपकी जो चाइना का है वो टारगेट क्या है, 2030 का टारगेट है, कितना परसेंट है, 60 to 65% है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, सो इट विल इम्प्लीमेंट इकोनॉमी वाइड टारगेट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 26 to 28% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। सो अगेन इसका टारगेट है कि ये कितना एमिशन कम करेगा, कितना कट डाउन करेगा, 26 to 28%, target year is 2030. Brazil commits to reduce greenhouse gas emissions by 37% below 2005 by 2025. Alright, so these are the important targets that you have to remember. Alright, so next moving towards our next news, and next news is regarding your Bhasha Sangam initiative. So Union Education Minister launched Bhasha Sangam initiative for schools. So Union Education Minister Dharmendra Pradhan on 1st November 2021 launched Bhasha Sangam initiative for schools, Bhasha Sangam mobile app, and Ek Bharat Shresth Bharat mobile quiz. Bhasha Sangam is an initiative of the Ministry of Education under Ek Bharat Shresth Bharat. It aims to teach basic sentences of everyday usage in 22 Indian languages. So you can see over here कि आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, that means unity एंड आपकी डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भाषा संगम इनिशिएटिव, जिसके तहत सभी स्कूलों में बेसिक सेंटेंसेस जो कि हम डेली यूज में बोलते हैं, ठीक है, उनमें हम सभी लैंग्वेजेस, आपकी टोटल लैंग्वेजेस कितनी है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको मान्यता दी गई है। इन लैंग्वेजेस में जो बेसिक सेंटेंसेस है उनको बोलना सिखाया जाएगा ताकि आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या किया जा सके, अपनाया जा सके। इट इज सेलिब्रेटिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जामिनेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, और यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑल्सो, HRD मिनिस्ट्री। Now we are moving towards our next important news, and as I have told you already that it is very important news for your examination. So India aims for net zero emissions by 2070, Modi tells COP26. So Prime Minister Narendra Modi on 1st of November 2021 pledged to cut India's net carbon emissions to zero by 2070, and India is the world's third largest emitter of greenhouse gases. Again, PM Modi informed that India would scale up its non-fossil energy generation capacity to 500 gigawatt by 2030 and meet 50% of its energy requirements from renewables by the same deadline. Alright, so अभी आपने देखा कि COP26 में क्या हुआ है कि मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि हमारी जो इंडिया है वो नेट जीरो एमिशन, दैट मीन्स कि जीरो कार्बन एमिशन करेगी। कौन से ईयर तक ये अपना टारगेट अचीव कर लेगी, तो इसका टारगेट ईयर है 2070। इसके अलावा 1 नवंबर 2021 में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो कार्बन एमिशन है वो जीरो कब तक हो जाएगा, 2070 तक। इंडिया की बात करते हैं तो ये थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। सबसे पहला तो आपका चाइना हो गया, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है। नेक्स्ट आपका यूएसए हो गया जो कि सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए। ऑलराइट, एंड अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आपका कौन सा हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि 2030 तक आपका जो नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 500 गीगावाट तक कर दी जाएगी, जिस एंड 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल बाय द सेम डेडलाइन। और हम अपनी जो भी हमारी कार्बन एमिशंस हैं उसको कट डाउन करके रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे एंड 50% तक हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर लेंगे इसी डेडलाइन के थ्रू। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं COP26 की, तो COP26 आपका एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। COP26 आपका कौन से ईयर में हुआ, तो ये आपका हुआ 2021 में,
ठीक है, इसी साल हुआ है 2021 में। एंड ये आपका कहाँ पे हुआ है, वेन्यू क्या रहा है इसका, ये है आपका ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। ऑलराइट, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ कि कॉप 26, कॉप 21, सॉरी कॉप का फर्स्ट आपका जो समिट थी, ठीक है, वो कब हुई और कहाँ हुई। तो कॉप फर्स्ट हुआ था आपका 1995 में। ये जो आपकी समिट्स हैं, ये कॉन्फ्रेंस है, स्टार्ट हुई थी 1995 से। एंड जो आपकी फर्स्ट समिट है वो कब हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आपकी बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, इस ईयर की तो आपको पता ही है, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन लास्ट ईयर की एंड इसके बाद के ईयर की भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस ईयर की बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, ठीक है, अगर हम इस ईयर की बात करते हैं तो 26 है। इसके पहले 25 आपका था, ठीक है, कॉप 25। एंड कॉप 25 में आपका जो, ठीक है, रहा है, ये आपका हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में हुआ है क्योंकि 2020 में पैंडेमिक था। तो ये आपका जो है, ये आपका ऑलरेडी 26 वाला, सॉरी, ये आपका कॉप 26 हो चुका है, जो कि ग्लासगो में 2021 में मनाया गया। ठीक है, पोस्टपोन हो गया था 2019 में। इससे पहले हुआ था कॉप 25 एंड उसका आपका जो लोकेशन था वो था मैड्रिड, स्पेन। क्लियर, क्या था, मैड्रिड, स्पेन। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कॉप 27, जो कि इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होगा 2022 में। एंड ये आपका कहाँ पे होगा, ये होगा एल शेख में, शर्म एल शेख में, जो कि है इजिप्ट में, शर्म एल शेख। एंड ये आपका कहाँ पर है, ये है इजिप्ट में। और ये आपकी लोकेशन है कॉप 27 की। कॉप 28 भी आपका एशिया में ही होगा, लेकिन अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर, ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सभी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, सबको आपको याद करते चलना है। ठीक है, चलिए, अब अभी आपकी कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एम्बेसडर्स को लेकर के। कौन कौन सी एम्बेसडर्स आपके न्यूली अपॉइंटेड हैं, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है आपका न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया, पवन कुमार। ठीक है, रशिया के लिए आपके नए एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं पवन कुमार। ठीक है, स्पेन के लिए आपके नए एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, ये हैं आपके दिनेश पटनायक। और न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रूनी, ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं आलोक अमिताभ दिमरी को। ठीक है, ये आपके पवन कुमार जी हैं यहाँ पे और थोड़ी सी फोटोज जो है वो शफल हो गई हैं। ये आपके दिनेश पटनायक जी हैं। ठीक है, एंड ये हैं आपके आलोक अमिताभ दिमित्री। क्लियर, तो ये आपको तीनों पिक्चर्स दी हैं। पिक्चर्स तो आपको याद नहीं करनी है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर, रशिया की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो रशिया की आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, ये है आपकी मॉस्को। ठीक है, यहाँ पे आपकी करेंसी क्या है, रूबल है। यहाँ पे आपके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, एंड आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो हमेशा याद रखते हो, बट आप प्राइम मिनिस्टर कभी पढ़ते भी नहीं है, ना ही कभी ध्यान रखते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन, मिखाइल मिशुस्तिन। क्लियर, चलिए स्पेन को देख लेते हैं। स्पेन का पता ही है कैपिटल सभी को। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैड्रिड। क्लियर, कैपिटल इज मैड्रिड, करेंसी इज यूरो स्पेन की। ठीक है, एंड स्पेन के आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज। क्लियर, ब्रूनी की बात कर लेते हैं। ये आपकी एक कंट्री है, साउथ चाइना सी के पास में है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, इसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ब्रूनी अभी आपका न्यूज में रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, इसके अलावा इसकी जो करेंसी हो जाती है, करेंसी है आपकी डॉलर। एंड यहाँ पे आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रूनी के, उनका नाम है हसानुल बोल्किया, हसानुल बोल्किया। क्लियर, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि आपको हाइलाइट्स में मैं बता चुकी हूँ, एनसीएलटी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जस्टिस रामालिंगम सुधाकर। ठीक है, कौन बने हैं? रामालिंगम सुधाकर आपके नए अपॉइंटमेंट है एनसीएलटी प्रेसिडेंट के रूप में। सो रिटायर्ड जज रामालिंगम सुधाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years or till he reaches the age of 67 years। ऑलराइट, सो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 5 साल तक के लिए की गई है, या फिर जब तक कि ये 67 ईयर्स के नहीं हो जाते हैं तब तक ये एनसीएलटी के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। रिटायर्ड जज हैं रामालिंगम सुधाकर। एनसीएलटी की बात कर लेते हैं। द एनसीएलटी, the National Company Law Tribunal, is a quasi-judicial body in India that adjudicates issues relating to Indian companies. The tribunal was established under the Companies Act 2013 and was constituted on 1st of June 2016 by the Government of India and is based on the recommendation of the V. Balakrishna Iradi Committee on Law relating to the insolvency and the winding up of कंपनीज। क्लियर? सो आपकी जो एनसीएलटी है इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि जितनी भी इंडियन कंपनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया है और इसका गठन हुआ था 1 जून 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने की थी? वी बालाकृष्णा इरादी कमेटी ने। ठीक है, जो कि इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ कमिटीज को, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज को देखते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, कश्मीर गेट्स इट्स फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर एट डल लेक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डल लेक है और ये है आपका ओपन थिएटर जहां पे आपको मूवीज दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो आपका ये आप पहला ऐसा ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर है जो कि संसार का ऐसा पहली बार हुआ है कि फ्लोटिंग थिएटर कहीं पे बनाया गया है। तो कश्मीर में ऐसा हुआ है। सो कश्मीर हैज गॉट द फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर इन द फेमस डल लेक। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एयर इज प्रेटी यूनिक, नॉट फाउंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एंड द थिएटर विल बेनिफिट टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा इस ओपन थिएटर से। डल लेक में फेमस तो है ही है घूमने के लिए, और इसमें जो पहली मूवी दिखाई गई है वो कौन सी मूवी थी? कश्मीर की कली। ठीक है, इससे इस थिएटर का इनॉग्रेशन हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है फिक्की के डायरेक्टर जनरल का, and who is appointed as the Director General of FICCI, and the name is Arun Chawla. So Arun Chawla appointed as Director General of FICCI. So let's discuss this news. FICCI has appointed Arun Chawla as its new Director General. He will assume charge with immediate effect. तो FICCI, that means आपकी Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, ये आपकी एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है। ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इसके आपके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन बनाए गए हैं? अरुण चावला। ऑलराइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, सो इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, और ये तो आपके डायरेक्टर जनरल बने हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि फिक्की के प्रेसिडेंट कौन है, तो फिक्की के प्रेसिडेंट का नाम है उदय शंकर। उदय शंकर। क्लियर? Okay, so next we are moving towards our next important news. So second foundation day of Union Territory of Ladakh is celebrated on 31st of October. Alright, so आपका last year आपका first foundation day celebrate किया गया था, and इस year आपका second foundation day है 31st October को, जो आपका यूनियन टेरिटरी बनी थी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, उसका ये आपका सेकेंड फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया गया है। इससे पहले ये पूरा एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर कहलाता था, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आपका जो है लद्दाख था, बट अब ये क्या हो गया? ये आपका लद्दाख हो गया। एंड एक्चुअली में ये आपका थोड़ा सा मैप आई थिंक डिफरेंट है, ये कुछ इस तरह से मैप होना चाहिए। ये पोर्शन आपका लद्दाख का है एंड ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपका पहले का पोर्शन था। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी बनने के पहले का।
तो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है जो कि आपकी लास्ट ईयर ही फॉर्म हुई थी एंड अभी इसने 31 अक्टूबर 2021 को अपना सेकेंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है. So Ladakh celebrated the second foundation day on 31st October 2021. Leh celebrated the foundation day with Ladakh Deepal आरनगम दोस्तों. ऑलराइट, सो लद्दाख लेह ने भी अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है लद्दाख डीपाल आरगम दोस्तों के साथ में. अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, सो लद्दाख डीपाल आरगम दोस्तों इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन लेह फॉर द लास्ट 6 years to celebrate the glory of Leh और लद्दाख. And Lieutenant Governor R.K. Mathur presented Ladakh Deepal Argam Dosto Award to Nawang Zamyang Chamba Stanzen. Alright, so Leh and Ladakh को एक साथ ही देखा जाता है एंड इसकी 6 years की ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये एक अवार्ड भी दिया जाता है एंड इस ईयर ये अवार्ड दिया गया है जामयांग चंबा स्टैंजन को. क्लियर, so this is very important for your examination. Next important news is that apart from Ladakh as a union territory और भी फाउंडेशन डे 1 नवंबर को मनाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का हो गया, कर्नाटक का हो गया, हरियाणा का हो गया, इसके अलावा आपकी केरल है, ठीक है, एंड इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ है जो कि 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. ऑलराइट, सो 1 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द फाउंडेशन डे ऑफ Madhya Pradesh, Karnataka and Haryana. Madhya Pradesh was formed in the year 1956. Before this, Bhopal, presently the capital of Madhya Pradesh, was a separate state. On November 1st in 1956, the government formed Karnataka. It was initially called Mysore but was renamed Karnataka in the year 1973. Haryana was constituted in 1966 and it was separated from Punjab. Alright, so these are the important facts related to your examination or related to the foundation day of all these states. Alright, so you can say कि आपका जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना. ठीक है, इसको मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा जूम कर दूं. ठीक है, ये आपका ये मध्य प्रदेश है जिसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कब बना है, 1 नवंबर 1956 को. ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आपका 1 नवंबर 2000 को बना है. ठीक है, और वेट अ सेकेंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को बना है. इसके अलावा कर्नाटका 1 नवंबर 1956 से. क्लियर, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 नवंबर को और कौन सा है, तो राजस्थान भी आपका 1 नवंबर 1956 है. क्लियर, एंड आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो 1 नवंबर 1956. क्लियर, इसके अलावा केरल आपका 1 नवंबर है. ठीक है, और हरियाणा आपका जो है 1 नवंबर 1966 है. ठीक है, एंड आपका जो चंडीगढ़ था, ठीक है, पंजाब जो है वो भी आपका अलग हुआ है 1 नवंबर 1966 को. ठीक है, हरियाणा आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 1966 में. सो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि 1 नवंबर से रिलेटेड है. क्लियर, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसको जूम करके ताकि आप इजीली इसको समझ पाए. क्लियर, तो ये है आपके चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966. सॉरी, हरियाणा है आपका 1 नवंबर 1966 जो कि अलग हुआ है, एंड पंजाब आपका 1 नवंबर 1956 को बना था. राजस्थान 1 नवंबर 1956 है. इसी तरह मध्य प्रदेश आपका 1 नवंबर 1956 है. ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 है. कर्नाटका का फाउंडेशन डे आपका 1 नवंबर 1956 है. आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 है एंड केरल भी आपका 1 नवंबर 1956 है. ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल भी 1 नवंबर 1956 को ही बना था. क्लियर, तो ये सभी आपके 1 नवंबर के दिन ही फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट करते हैं. अब इसके अलावा आपको याद रखना है फॉर्मेशन डे ऑफ केरल एंड छत्तीसगढ़, ये भी कब हुआ है, 1 नवंबर को हुआ है. सो 1 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द formation of states of Kerala and Chhattisgarh. Kerala celebrates its founding day as Keral Piravi Day. It was formed on November 1st, 1956, long after the independence of the country. And Chhattisgarh celebrates its formation day as Chhattisgarh Rajyotsav. It was carved out of Madhya Pradesh and was declared an independent state by the government in 2000. Alright, so छत्तीसगढ़ आपका राज्य कब बना था, वर्ष 2000 में, और मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया था. तो इतने पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. ऑलराइट,
अगेन नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एंड ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो G20 summit adopts Rome declaration. So G20 summit which concluded on 31st of October 2021 has adopted Rome declaration. इन्होंने G20 summit में अभी Rome declaration को adopt कर लिया है. The member countries have agreed on mutual recognition of vaccines, strengthening of WHO World Health Organization to give faster approvals to vaccines and suspending debt servicing for developing countries till December 2021. And Union Minister Piyush Goyal was India's G20 Sherpa. Clear? चलिए अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने होंगे. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं G20 कंट्रीज की, तो इसमें आपकी टोटल कितनी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, तो इसमें आपकी कंट्रीज हैं 20. ठीक है, अब कैसे आपको इनको याद रखना है, इन कंट्रीज के नाम आपको कैसे याद रखने हैं. ठीक है, मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रही हूँ जिनके थ्रू आप इजीली इनके नाम याद रख सकते हैं. क्लियर? तो ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है गुरुजी, सीता, अब SSC FCI में जॉब करती हैं. ठीक है, जॉब करती है. इसके थ्रू आप सभी 20 कंट्रीज के नेम इजीली याद रख सकते हैं. ठीक है, कैसे याद रखेंगे मैं आपको यहाँ पे नाम याद करके नाम आपको बताती हूँ आपको कैसे याद रखना है. ठीक है, जैसे कि जी से अगर हम बात करते हैं तो कौन सी कंट्री आ जाएगी, ये हो जाएगी जर्मनी. ठीक है, यू से है आपकी USA. ठीक है, आर से है आपकी रशिया. क्लियर? यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, जे फॉर जापान. क्लियर? आई फॉर इंडिया. जापान और इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है, याद रखिएगा. G8 कंट्रीज का नहीं है, G7 कंट्रीज का नहीं है, बट G20 का पार्टिसिपेंट है. एस की बात करते हैं तो एस आपकी कंट्री हो जाएगी सऊदी अरेबिया. ठीक है, सऊदी अरेबिया. आई की बात करें तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया. क्लियर? टी फॉर टर्की, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया. A for Argentina, B for Brazil, S for South Africa, this S for South Korea, C for Canada, F for obviously France, C for China, I for Italy, M for Mexico, and E for European Union. ऑलराइट, सो ये सभी कंट्रीज आपकी G20 कंट्रीज हो जाती है. क्लियर? तो इतने पॉइंट्स आपको याद करने हैं. इसके अलावा आपको देखना है कि यहाँ पे आपका कौन सा डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, तो अडॉप्ट किया गया है रोम डिक्लेरेशन. एंड जितने भी आपके वैक्सीन हैं उनके लिए इनको फास्ट अप्रूवल मिल सके. ठीक है, इनको जितने भी डेप्थ सर्विसेज हैं डेवलपिंग कंट्रीज की उनको सस्पेंड की जा सके, इसके लिए ये डिक्लेरेशन आपका लॉन्च किया गया है. WHO मीन्स होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को. इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. और अभी आपके कल ही के न्यूज में मैंने आपको बताया है कि टेड्रस अडानम को फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इस न्यूज से याद रखना है वो ये कि G20 के पार्टिसिपेंट कौन थे, तो इंडिया के G20 शेरपा जिसको कहा जाता है, पार्टिसिपेंट कहा जाता है, वो कौन थे? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल. राइट, इसके अलावा G20 की समिट्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि G20 की समिट आपकी 2021 में कहाँ पे हुई. ठीक है, G20 समिट्स में अगर मैं बात करती हूँ तो 2021 की समिट इधर लिख दे रही हूँ. ठीक है, 2021 की समिट आपकी कहाँ पे हुई? ये हुई है रोम, इटली में. ठीक है, दिस ईयर. 2022 की समिट आपकी कहाँ पे होगी, कौन होस्ट करेगा? बाली में होगी. कौन सा देश है? इंडोनेशिया. क्लियर? इंडोनेशिया. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 की समिट कहाँ पे होने वाली है? ये होगी दिल्ली में.
जो कि कहाँ पे है, इंडिया में। एंड 2024 की जो समिट है वो भी आपकी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, कहाँ पे होगी, ब्राजील में। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इंडिया, और जो कि G20 की समिट को होस्ट करेगा 2023 में। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन, बट एंड करने से पहले जल्दी से हमको एक रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास के, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स है अक्टूबर मंथ्स के, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? तो इंडिया ऑन 27 अक्टूबर सक्सेसफुली लॉन्च्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल Agni 5 from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha in Balasore। तो अभी आपका अग्नि 5 मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया है, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज इंडिया नेवी इज India Navy's 7th Stealth Frigate warship Tushil launched in Russia। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इंडिया नेवी का जो आपका 7th स्टील फ्रिगेट वॉरशिप है जिसका नाम है तुशील, इसको लॉन्च किया गया है रशिया में। कोची हैज वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सब ऐसी कौन सी सिटी है जिसका सस्टेनेबल सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? तो ये अवार्ड दिया गया है कोची को। इसके अलावा रजनीकांत, जिनको अभी आपका दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपका 2021 किसको दिया गया है? ये दिया गया है रजनीकांत को। इन्होंने अभी एक वॉइस बेस्ड मीडिया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? हूट। ठीक है, इसके अलावा 7th नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? सैयद सुल्तान अहमद won the 7th national award। Indian origin Anita Anand was appointed as Canada's new defense minister। कनाडा के न्यू डिफेंस मिनिस्टर कौन बनी है? ये बनी है अनीता आनंद। इसके अलावा कंगना रनौत won the बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ऑलराइट, तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है कंगना रनौत को। नेक्स्ट इज बी प्राक won the 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 इन द कैटेगरी बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। सो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है बी प्राक को। कौन से अवार्ड में? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021। Apart from this, Karnataka celebrated Kittur Rani Chennamma Jayanti on October 23rd, 2021। So 23 अक्टूबर 2021 को कर्नाटका ने किट्टूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लॉन्च दी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। अभी हाल ही में जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, PMASBY। Next point is World Polio Day is celebrated every year on 24th of October। 24th अक्टूबर को हम World Polio Day celebrate करते हैं। United Nations Day is observed every year on 24th अक्टूबर। इसके अलावा United Nations Day 24th अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी को पता है 1945 में United Nations का जो है वो क्या हुआ था? Establishment हुआ था on 24th of October। Apart from this, Rajasthan government has launched a mega campaign प्रशासन गांव के संग। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक मेगा कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम है प्रशासन गांव के संग। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया वॉन दी थॉमस कप इन 2021। थॉमस कप के विजेता कौन रहे हैं? इंडोनेशिया। इसके अलावा ये सभी आपकी कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि मैंने कल के सेशन में पढ़ाया था एंड यहाँ पे आपके क्विक रिविजन के रूप में भी दिया हुआ है। सो ताइजुल इस्लाम विंस गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड क्विक किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। Uttarakhand gets India's largest aromatic garden in Nainital। Dr. Mandavia addresses G20 Joint Finance and Health Ministers meet। Tedros Adhanom reappointed as World Health Organization Director General for a second term। We celebrated National Unity Day on 31st of October। Apart from this, it was also celebrated. That means 31st October is also celebrated as the death anniversary of आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की का जो असैसिनेशन है वो भी कब हुआ था? 31 अक्टूबर को ही हुआ था। तो इस दिन हम इनकी डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं।
Next is Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel launched Go Green scheme, world largest hydrogen fuel cell power plant built in South Korea. Ganga Utsav 2021 to be organized from 1st to 3rd November. Goa achieves 100% in providing free ration and first dose of COVID. And apart from this, it is the first state who has declared itself as open defecation area. और ओपन डिफिकेशन के लिए भी इसे फर्स्ट स्टेट माना गया है। प्लस हर घर जल योजना में भी जो है इसने 100% टारगेट अचीव करके पहले स्टेट बनी है जिसने 100% टारगेट अचीव किया है हर घर जल योजना में, ठीक है। एंड इंडिया रैंक 79 इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है? 79। फर्स्ट कंट्री आपकी कौन सी आई है? ये आई है आपकी डेनमार्क। सेकंड है आपकी नॉर्वे, ठीक है। और इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन है 79 आउट ऑफ 139 कंट्रीज। And last is Invest India elected as the president of World Association of Investment Promotion Agencies WIPA for 2021.